नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। 22/6/2023 को मनपा इंजीनियर शुभम पाटिल के थप्पड़ की गूंज पर अनीता दीक्षित दीदी ने आवाज़ उठाने पर 23/6/2023 को यूट्यूब पर एक नकली अकाउंट बनाकर किसी अधेड़ ज्ञानी भक्त ने अनीता दीक्षित दीदी के लिए कमेंट किया था। कुछ समय पहले 2 अनाथ बच्चों को बीच सड़क पर छोड़ दिया था, ऐसे मैसेज मिला था। इस संदर्भ में आज हमारी अनीता दीदी से बातचीत हुई तो अनीता दीदी ने कहा कि 2 अनाथ बच्चों से मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है और मैंने इन अनाथ बच्चों को बाल सुधार गृह में रखा है। फिर मीरा भाईंदर के कार्यकाल के बारे में चर्चा हुई कि इन 2.5 सालों में कौन कौन से कार्य विधायक मैडम द्वारा किए गए, 9 वचनों में कितने वचन पूरे किए और कौन कौन से कार्य किए। अनीता दीदी ने कहा कि मीरा भाईंदर के खस्ता हाल रोड के खड्डों के बारे में कोई भी बुद्धिजीवी समझ में नहीं आता। सिर्फ मीरा भाईंदर की जनता खड्डे में है या फिर भी मीरा भाईंदर खड्डे में है। उसमें मुझे कमेंट आया था कि आप 2 अनाथ बच्चों को आपने बीच सड़क पर छोड़ दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं उस पर यही कहना चाहूँगी कि जो 22 जून को न्यूज़ मैंने ये की थी, पब्लिश हुई थी मेरी न्यूज़, तो 23 जून को जो फेक अकाउंट बना था तो उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आजकल ये सोशल मीडिया में फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं या कुछ राजनेता वगैरह जो हैं वो भी ये ऐसे फेक अकाउंट बनवा रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं, जो नहीं होना चाहिए। ये जो फेक अकाउंट है ये सबसे बड़ा एक क्राइम है। अगर राजनेता ही ये फेक अकाउंट बना के क्राइम कर रहे हैं तो क्राइम नहीं होनी चाहिए। तो फेस अकाउंट को जो फेक अकाउंट है, राजकारण को राजकारण की जगह पे रखा जाए, क्राइम करण ना बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने वो 2 अनाथ बच्चों को 15-20 दिन जो आपने संभाला था और आपने उन बीच सड़क पर छोड़ के आ गए। मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो जो 2 अनाथ बच्चे थे उनकी मम्मी को भी टेम्बा हॉस्पिटल में ही एडमिट किया था, जिसको HIV था, और उसकी भी पूरी देखभाल मैं ही कर रही थी। और जब इन बच्चों को कहीं अनाथ आश्रम में रखा गया था, जो मैं अनाथ आश्रम का नाम लेना उचित नहीं समझती हूँ, लेकिन जब उधर से इन बच्चों को निकाल कर लाए, हमारे एक भाई साहब थे, उनके साथ मिलकर के हमने, उन्हीं भाई साहब ने रखा था, उनके साथ मिलके हम इन बच्चों को वहाँ पे लाए। एक्चुअली हुआ क्या था, जब उसकी माँ का देह संस्कार किया गया था तब बच्चों को लाया गया था और तब बच्चों ने रो रो के बताया था कि हमारे साथ वहाँ पे अनाथ आश्रम में बड़ा गलत हो रहा है। तो मैंने उनको कहा था ठीक है, हम आपको निकालेंगे अनाथ आश्रम से। तो जिन भाई ने रखा था वो भाई साहब के साथ जाकर के हम उन बच्चों को ले आए। लेकर आने के बाद उन बच्चों को मैंने टेम्बा हॉस्पिटल में एडमिट किया। लड़की को HIV था और TB भी था, तो हमने उनको टेम्बा हॉस्पिटल में एडमिट किया। 20-25 दिन बच्चे हॉस्पिटल में थे। उनको मैंने हैज़ एक मेरे अपने बच्चे हैं ये समझ के मैंने उनकी वहाँ पे देख रेख की और उनको जो चीज़ चाहिए खाने को, फल फ्रूट से लेकर के हर चीज़ मैंने उनको दी। उन्होंने अगर मुझे कहा है कि हमें मम्मी, ये मुझे मम्मी बोलने लगे कि मम्मी हमें ये खाना है वो खाना है, तो जो चीज़ मैं नहीं बनाती हूँ वो मैंने दूसरों से, मेरी महिलाओं से बनवा के उन बच्चों को खिलाई। उनको कपड़े से लेके हर तरह की सुविधाएं, दवाई वगैरह सब उनका मैंने किया। प्लस उनका जो एड्स की और TB की दवाई थी वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने साइन हॉस्पिटल से मंगवाई और उन लोगों को वो दवाइयाँ भी वहाँ पे दी और वो सब चीज़ उनको रखा। 20 दिन के बाद उन बच्चों को जब हमने वहाँ से डिस्चार्ज करवाया, जो लड़की को काफ़ी TB में तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, तो उनको जब वहाँ से हमने डिस्चार्ज करवाया, डिस्चार्ज करवा करके जिन भाई साहब ने मेरे को उन बच्चों को दिया था उन्हीं भाई साहब के हैंड ओवर वो बच्चे कर दिए गए। तो वो बच्चे अनाथ कहाँ से हुए? वो बच्चों को मैंने रोड पे कहाँ पे छोड़ा? तो जो भी समझदार अधेड़ ज्ञान भक्त जी ने जो बात की ही है तो वो मुझे उस चीज़ का खुलासा करें कि उन्होंने जो बताया है कि वो बच्चों को मैंने रोड पे छोड़ा और अनाथ बच्चों से मैं अपना क्या फ़ायदा करूँगी। ये चीज़ भी बड़ी सोचने वाली है। एक तरह से मुझे इस चीज़ पे हंसी भी आती है और वो जो भी वो अधेड़ ज्ञान व्यक्ति थे उनके ऊपर एक तरस भी आता है कि जब तक हमें पूरी चीज़ की जानकारी ना हो तब तक हमने किसी को भी इस तरह से उंगली नहीं उठानी चाहिए। बड़ी गलत बात है कि किसी को इस तरह से उंगली उठाई जाती है और ख़ासकर मेरे लिए। मेरे को आज जो मैं ग्राउंड लेवल पे जुड़ के काम करती हूँ, मैंने आज तक गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है और अनाथ बेसहारा लोगों के लिए मैं काम करती हूँ। मैंने कभी पैसे वालों के लिए काम नहीं किया, पैसे वालों को तो मैं खड़ा भी नहीं करती हूँ। आज वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? आज वो दोनों बच्चों को मैंने एक सुधार गृह में रखा हुआ है
और वहाँ पर सुरक्षित हैं बच्चे, ताकि वहाँ पे उनकी एक लाइफ बन जाए, यहाँ पे इधर उधर घूम करके वो क्रिमिनल ना बने। मैं आज समाज कार्य करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं गरीबों के काम आती हूँ और गरीबों के लिए मैं काम करती हूँ। कोरोना काल में भी मैंने बहुत काम किया है। उस टाइम पे तो मेरे बेटे ने भी मुझे कहा था कि मम्मी आप इतनी बड़ी बीमारी है और आप बोला इन पेशेंट के बीच में रहते हो, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे बारे में कभी आपने सोचा है? तो मैं हमेशा मेरे बेटे को एक ही बात बोलती थी, बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ सब गरीबों की दुआएं हैं। उन बेचारों का क्या जिनको उनके घर के फैमिली के सदस्य उनको फेंक के जाते थे, पलट के नहीं देखते थे, तो उन लोगों को उस टाइम पे काउंसलिंग करना, उनको स्पंज करना। और फिर मैंने मुख्यमंत्री जी को मेल करके उनको, उनका ही नहीं पूरे बीएमसी स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ सबका मैंने खाना चालू करवाया, जिसका श्रेय भी लोगों ने लिया, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कहते हैं ना, जो रियल में सच्चा समाज कार्य हो ना, तो उसका समाज कार्य करता हो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका श्रेय जो कार्य कर रहा है वो दूसरा ले रहा है। वो सब मैं दरिया में डाल वाली बात होती है, वो हिसाब मेरा है, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कार्य कर रही हूँ और उसका सेहरा कोई और बांध रहा है। जैसे कि मैंने सुना है कि आप लड़कियों की शादी भी कराते हो, उनका घर भी बसाते हो। मैं हर साल 10 गरीब लड़कियों की शादी कराती हूँ। जो रियल में बहुत गरीब होंगे वो नहीं शादी, उनके माँ बाप शादी, उन बच्चों की शादी नहीं करवा सकते हैं, ऐसी लड़कियों की मैं शादी करवाती हूँ। और काफ़ी मैं संख्या नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा करके, नेकी करके मैं सबके सामने लाऊं। तो आज काफ़ी लड़कियां हैं जो अपने ससुराल में रह रही हैं, बहुत खुश हैं। और मैंने बाहर से भी 17 लड़कियों को निकाल के उनकी शादियां करवाई थी। आज वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं और बहुत खुश रहती हैं। ऐसे ही लड़कियों का और लड़कों का मैं एजुकेशन करवाती हूँ। मेरे गर्जना प्रतिष्ठान एनजीओ के माध्यम से ही मैं ये सारा कुछ करती हूँ। इतनी ताकत और इतनी ये सब कहाँ से आती है आप में? बस मेरी माताजी का और मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है और सबका प्यार है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे को ताकत और इतनी हिम्मत आती है, इसका कहीं ना कहीं श्रेय मेरे बेटे पे जाता है, जो हमेशा मुझे ये करता रहता है कि नहीं मम्मी आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। जब मेरा बेटा मुझे ये बोलता है तो मेरी हिम्मत 1000 गुना बढ़ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं आपका बेटा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। हाँ जी, मेरा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मेरा बेटा ही नहीं, मेरी बहू भी इस बारे में मुझे हमेशा ये बोलती रहती है कि मम्मा आप इतना अच्छा कार्य करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, आप हमेशा ऐसे ही करते रहना। जैसे कि मैंने देखा है कि आप हमेशा हॉस्पिटल में ही नज़र आते रहते हो, तो उन कर्मचारियों के लिए आप क्या करते? ऐसा है कि मैं हॉस्पिटल में हमेशा नज़र आती रहती हूँ। मैं हॉस्पिटलों के पैनल पे भी हूँ। और हमारे टिम्बा हॉस्पिटल का जो पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल है, वहाँ के कर्मचारी जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, जो सिस्टरें हैं या डॉक्टर्स हैं या नर्स, ये अपनी हाउसकीपिंग के लोग हैं, तो ये लोग बेचारे आज वहाँ पे जो काम करते हैं, आज इतना अच्छा काम करते हैं, फिर भी उनको 3-3 महीने सैलरी नहीं होना। जैसे गार्ड वगैरह हैं, इनकी 3-3 महीने 4-4 महीने तक सैलरी नहीं होती है। और मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा गर्व है कि हमारे हॉस्पिटल के जो डीन हैं, डॉक्टर जाफ़र तड़वी, जिनको मैं भाई बोलती हूँ, वो इतना हर बार उनके भी मन में एक जो कहते हैं, उनके जो स्टाफ है उनके प्रति जो एक लगाव और एक सहानुभूति है, तो वो हमेशा लेटर देते हैं ऊपर, लेकिन ऊपर वालों के कानों में जूं नहीं रेंगती है। जबकि ये काम किसका है? हमारे मीरा भाईंदर में 2 एमएलए हैं, एक सांसद हैं, फिर भी उनका ध्यान कभी हॉस्पिटल की तरफ नहीं गया। ध्यान कब गया है? हॉस्पिटल को पीपी करना है, उस लिए गया ध्यान। एमएलए जो आमदार मैडम है उनका उस तरफ ध्यान गया। दूसरी बात ऐसा है कि उनको पीपी करना था, तब उनको गरीब जनता नहीं दिख रही थी, जो यहाँ पे ढानू, पालघर, अंधेरी, बोईसर, हर जगह से हमारे यहाँ पे गरीब लोग आते हैं
और हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं। यहाँ पे जब से हमारे डॉक्टर जाफ़र तड़वी भाई जी आए हैं तब से उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटियाँ की हैं कि वहाँ पर डायलिसिस बोलो, हर नई कोई ना कोई चीज़ वो लाते ही रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। और पब्लिक को एक्चुअली ये होना चाहिए, जो कुछ लोग हैं जो कुछ बोलते हैं ना, वो नुक्कड़ के जो समाज सेविका समाज सेवक हैं, जो हॉस्पिटल के लिए हमेशा कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं और ये करते रहते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमारे हॉस्पिटल में जो काम होता है, जो अच्छी ट्रीटमेंट होती है पेशेंट के, हर तरह के ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटलों में होते हैं। आँखों का ऑपरेशन बोलिए, हर्निया है, अपेंडिक्स है, फिर यूट्रस का ऑपरेशन होता है, फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन होता है, हड्डियों का ऑपरेशन होता है। ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं होता है। वो भी फ्री ऑफ चार्ज किया जाता है, किसी से पैसे नहीं लिए जाते हैं। हर तरह के हमारे यहाँ पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की टीम है। हमारा स्टाफ जो है हाउसकीपिंग से लेके, गार्ड से लेके, सिस्टरों से, डॉक्टरों से लेके बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात ऐसी है, अभी बीच में एक मैडम है जिनको जो हर जगह उंगली करने की आदत है, उसके सिवा उनको कुछ आता ही नहीं है। हमारे हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने उनको ज़रा लाइव करने का बड़ा शौक़ रहता है, तो उन्होंने लाइव दी थी। तो उसमें उन्होंने ये दिया था कि हमारे पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में रात को महिलाओं को बाहर निकाल दिया जाता है जो पेशेंट के रिलेटिव हैं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए ये बोलूँगी, कभी भी अधेड़ ज्ञान बातें नहीं की जाती हैं मैडम। अगर तुम बातें करती हो तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। और ख़ासकर हॉस्पिटल के बारे में एक बार पहले भी मैंने तुमको वार्न किया था, ये मैं सेकंड टाइम बोल रही हूँ। हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ उसका रिलेटिव कंपलसरी है। लेडीज़ वार्ड में लेडीज़ पेशेंट, जेंट्स लेडीज़ जो पेशेंट है उसके साथ उसका रिलेटिव लेडीज़ ही होता है। जेंट्स वार्ड में उनका जेंट्स रिलेटिव होता है, ये हमने कंपलसरी किया है। प्लस हमारे आईसीयू में भी एक उनका रिलेटिव बाहर बैठा रहता है, आईसीयू में नहीं जाने दिया जाता है। ये आप भी जानते हो कि आईसीयू में पेशेंट का रिलेटिव अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि वो आईसीयू है। आईसीयू में हम दूसरों को अगर बाहर अंदर ले जाते हैं तो पेशेंट को उसका इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए भी ये चीज़ें उठाई जाती हैं कि हमारा ऐसा है वैसा है। जब तुम ही वहाँ पे गलत बातें करते हो तो गलत बातें करते समय तुम 10 बार सोचो। उन मैडम ने कहा था कि हमने लेडीज़ पेशेंट के रिलेटिव को रात को बाहर निकाल देते हैं, अगर उनके साथ कोई हादसा होगा तो उसका जवाबदार कौन। तो मैं यही कहना चाहूँगी उन मैडम से कि अगर उनको हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं, वो अंदर ही रहते हैं, तो जो तुम झूठ बोलती हो इसका जवाबदार कौन। जैसे कि आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे 2 एमएलए हैं। तो हमारे 145 के जो एमएलए हैं मैडम, उन्होंने जो 9 वचन दिए थे आमदार के इलेक्शन के पहले के, तो वो 9 वचनों का अभी तक क्या हुआ? अभी तक उन 9 वचन के उन्होंने एक भी वचन पूरे किए हैं क्या? कि वो 9 वचनों का एक जुमला ही था, या बोलते हैं ना, जो वादे किए गए वो वादों के इरादे अभी तक पूरे नहीं हुए। लेकिन उनका मैं वचन देती हूँ, मैं जनता के लिए अस्पताल बनाऊंगी, की सड़कें बनाई है और न कि अपनी कमाई के लिए प्राइवेट अस्पताल। प्लान लेके आए, उसमें कम से कम 516 करोड़ रुपए की निधि लेके आए राज्य सरकार से। जो सूर्याकल्प का जो प्लांट की बात हो रही है, तो जो 500 करोड़ जो भी है वो निधि लेकर आए हैं, तो वो निधि किसने देखी? आपने देखी, हमने देखी? वो तो खाली एक उनकी मैडम अपने शब्दों में बोल रही है ना, तो उन्होंने उस पर क्या कार्य किए, वो ज़रा कार्य के प्रूफ बताइए ना। और रही दूसरी बात, तो रोडों की तो हालत आप देख ही रहे हो। मीरा भाईंदर के रोडों की हालत ऐसी है कि इतने ज़्यादा खड्डे हैं, इतने इस बरसात में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट वगैरह ये सब तो डेफिनेटली है कि होने ही है। दूर क्यों जाते हो? मैडम जो हमारी आमदार मैडम है, उनके घर के वहीं पे देख लीजिए कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, वहाँ पे बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि मीरा भाईंदर में खड्डे हैं कि मीरा भाईंदर खड्डों में है, यही समझ में नहीं आता है। हर मैडम को करने ही थे तो स्लम एरिया में जा कर के साफ़ सफाई करती शौचालय की। नगर पालिका के शौचालय तो ऑलरेडी साफ़ हैं, उनको साफ़ करके क्या दिखाना चाहती थी वो? जैसे मैं आपको बताती हूँ, आज जो ईस्ट में मीरा रोड में काशी गांव में दचुलकर पाड़ा है, उसका जो स्लम है, फिर यहाँ पे मीनाक्षी नगर है, गगनगिरी है, यहाँ के शौचालयों की हालत देखिए ना। वहाँ पे तो एक महापौर भी रहती हैं,
वहाँ के तो सारे स्लैब नीचे गिर रहे हैं। वहाँ के शौचालय इतने गंदे हैं कि अगर बेचारे वहाँ के रहीवासी शौचालय में जा रहे हैं कि शौचालय रहीवासियों के शरीर में बीमारी लेकर के आ रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। गणेश देवल नगर में देख लीजिए शौचालय, वहाँ के शौचालयों का स्लैब गिर जा रहा है। अगर अंदर शौचालय में कोई बैठा हुआ है और उसके ऊपर स्लैब गिर जाता है, अगर वो मर जाता है, तो क्या ये लोग उसकी ज़िंदगी वापस ला सकते हैं? इनकी निधियाँ जो ये ला रहे हैं और जो निधियों का जो बखान किया जाता है, इतने करोड़ आए, इतने हज़ार करोड़ आए, तो इतने हज़ार करोड़ और इतने करोड़ गए कहाँ पे? ना मीरा भाईंदर के कोई शौचालय बनाए गए हैं, ना मीरा भाईंदर के रोड बनाए जाते हैं, ना मीरा भाईंदर के लिए कोई अच्छा कार्य किया जाता है जिसकी जो हम बोलें और हमें भी एक नाज हो कि नहीं भाई हमारे दो यहाँ पे एमएलए हैं, एक सांसद हैं, उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए। सांसद को तो कोई यहाँ पे देखता भी नहीं होगा ज़्यादा कि सांसद ने आज तक क्या कार्य किए। दूसरी बात ऐसी है, अगर इतनी निधि लाए हैं तो हमारा पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल भी तो शासन का ही है, तो उस हॉस्पिटल का नूतनीकरण क्यों नहीं किया जाता है? उस निधि से ये आमदार सांसद उस हॉस्पिटल का नूतनीकरण कर सकते हैं ना। खाली वहाँ पर डोनेट कोई और कर रहा है और सेरा बांधने ये लोग जा रहे हैं और वहाँ पे दिखा रहे हैं, उस टाइम खड़े हो जा रहे हैं कि हाँ सांसद खड़े हैं या एमएलए खड़े हैं और ये चीज़ें दी जा रही हैं। तो ये चीज़ें तुम्हारी निधि से नहीं आ रही हैं, ये चीज़ें तुम्हारे दूसरे लोग डोनेट कर रहे हैं, तो उसमें जाकर के सांसद खड़े हैं और दिखा रहे हैं कि हाँ भाई सांसद आए हुए हैं तो सांसद ने दिया। तो पब्लिक को गुमराह क्यों किया जा रहा है? पब्लिक के सामने अपना असली चेहरा लाओ ना, नकली चेहरा नकाब पहन के मत आइएगा। असली चेहरा लाइए, उनको दिखाइए कि रियल में हमने अगर फंड लाए हैं तो हमने ये काम करके दिखा रहे हैं। पब्लिक को दिखने चाहिए, ऑन रिकॉर्ड दिखना चाहिए। तुम मीडिया में बोल करके मतलब नहीं है कि तुमने बोल दिया और पब्लिक ने विश्वास कर लिया। ये पब्लिक है, ये पब्लिक सभी जान रही है। उसको सब कुछ पता है कि आज के आमदार हों या ये सांसद हों या महापौर हों या नगर सेवक हों, मीरा भाईंदर में क्या कार्य कर रहे हैं, ये सभी को पता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे मीरा भाईंदर हो या महाराष्ट्र हो या इंडिया हो, आईएएस अधिकारी होते हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई सिर्फ एक आईएएस अधिकारी की पढ़ाई सिर्फ एक पढ़ाई रह जाती है। जब वो गवर्नमेंट में या शासन में प्रशासन में सर्विस पे लगते हैं तो उनको ये जो नगर सेवक हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, महापौर हैं, जो इनके गुलाम बन के रहना पड़ता है, इनके इशारों पे नाचना पड़ता है। तो मुझे यही समझ में नहीं आता है वो बेचारे किस तरह की जिल्लत भरी ज़िंदगी जीते होंगे। अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आज हमारे मीरा भाईंदर के आयुक्त ही देख लो, क्या वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको वही करना है जो बोला जाएगा, वही उनको करना है। तो ये पढ़ाई लिखाई किस काम की है? तो हमारे मीरा भाईंदर के जो आयुक्त हैं नॉन आईएएस है तो अच्छे हैं ना। आईएएस बेचारे आएंगे तो वो भी जलीली होंगे, इसी तरह से काम करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक कानून लाए हैं, बहुत अच्छा कानून लाए हैं, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो सामान्य नागरिक कायदा यूसीसी, इसका मैं समर्थन करती हूँ और मैं सभी को कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग इस कायदे का, इस जो कायदा आया है यूसीसी, इसका समर्थन करें और ये कायदा भारत में आना ही चाहिए, ऐसा मेरा कहना है।